पाकिस्तान इस वक्त पे दर पे चैलेंजेस को फेस कर रहा है। दहशतगर्दी का चैलेंज हमारे सामने आज हमने देखा बलूचिस्तान के अंदर एक पढ़ा लिखा प्रोफेसर जो है, जो आला पाई एजुकेशन जिसने हासिल की इस्लामाबाद से भी और वो बलूचिस्तान में भी, वो सहूलतकार बना हुआ है टेररिस्ट का। तो फ्रस्ट्रेशन और जो महरूमियों का नाम लेकर पाकिस्तान के कुछ जर्नलिस्ट, पाकिस्तान की NGOs या वो लोग जो ये जस्टिफिकेशन देते हैं कि टेररिज्म जो है और उसको फ्रीडम मूवमेंट से मिला जाते हैं वहाँ बलूचिस्तान के, उनके लिए तो आज ये शर्म का मुकाम है देखना कि वहाँ पर एक मुनज़्ज़म जो है साजिश रची जा रही है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। क्योंकि अगर महरूमी का रोना है तो ये प्रोफेसर जो है इसको तो कोई महरूमी नहीं थी। ये जो पाकिस्तान स्टडीज़ का टीचर था इसको कोई महरूमी नहीं थी। और ये पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ाते पढ़ाते जो है ये किस तरह की ब्रेन वॉशिंग वहाँ पर बलोची स्टूडेंट्स की कर रहा होगा, बलोच स्टूडेंट्स की, ये तो इसका जो अंदाज़ा है वो मैं आहिस्ता आहिस्ता चलेगा पता। लेकिन अभी तो ये बता दें कि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की बरवक्त कार्रवाई से जो है, जिस तरह वज़ीर बलूचिस्तान ने बताया, 14 अगस्त को एक बहुत बड़ी तबाही होने से बच गई क्योंकि इन जैसे लोगों को गिरफ्तार किया। इस पर ज़रूर बात करेंगे प्रोग्राम में आगे चल के, क्योंकि ये पाकिस्तान के मेन इशूज़ हैं। पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की जो रियासत है इस वक्त, वो हम सिर्फ देखते हैं इंटरनली पोलिटिकल मामला में नहीं, वो एक्सटर्नली भी बहुत ज़्यादा इस वक्त पाकिस्तान के हवाले से मुख्तलिफ महाज़ों पर इंगेज है। सिर्फ हिंदुस्तान का मामला नहीं है, सिर्फ KP का मामला नहीं है, सिर्फ टेररिज्म एक जगह का नहीं है, ऑल ओवर पाकिस्तान जो है वो इस वक्त लाइमलाइट में है। बड़ी बड़ी वेस्टेड पावर्स के इंटरेस्ट है, कोई तबाही लाना चाहता है, कोई बर्बादी लाना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है। तो पाकिस्तान की जियोग्राफिकल पोजीशन जो है वो उसके लिए एडवांटेज भी है और उसको चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं। लेकिन हमें ये खुशी है कि हमारी फोर्सेस जो है वो हमें डिफेंड कर रही हैं। इसी तरह KP के अंदर देखें, बारिशों आए और सैलाब, दुनिया जहान में बारिशें आती हैं। अब ये समझ ही नहीं आता कि पाकिस्तान में जब बारिशें आती हैं वो सैलाब बन जाती है, वो सैलाब बनती है तो उसके बाद इंसानी जानों का ज़िया, अमलाक का ज़िया, सैलाब आ जाता है। पूरे यूरोप में बारिश होती है, वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। तो जानने की कोशिश करेंगे, ये बड़ा अहम इशू है। हमारे साथ बड़े रेलिवेंट वफाकी वज़ीर भी मौजूद हैं मौसमियाती तब्दीली के। आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इस पर कर रहे थे कि आखिर पाकिस्तान में बारिश ज़्यादा हो, वैसे हमारे पास बिजली नहीं है क्योंकि हमारे पास डैम नहीं है, बारिश ज़्यादा हो तो उसको स्टोर करने के लिए डैम नहीं है, बारिश ज़्यादा हो जाए तो वो सैलाब बन जाता है। ये अजीब सिचुएशन है इस कंट्री की। डैम बनाने जाएं तो एक सूबा जो है वो अलग अपना कार्ड खेलता है, वो जो सूबा बनाने वाला है वो अपना अलग कार्ड खेलता है, उस चक्कर में वो डैम ही नहीं बनता। अब कितना पानी ज़ाया हो चुका है क्योंकि हमारे पास डैम ही नहीं स्टोर करने के लिए। फिर होता क्या है, बिजली नहीं है, फिर आप बाहर के मुआहदे कर रहे हैं, फिर आप महंगी बिजली खरीद रहे हैं। मतलब कोई मैनेजमेंट ही नहीं है बड़े बड़े इशूज़ के ऊपर इस मुल्क के अंदर लेके, चाहे हुकूमतें कोई भी आई हो। इसके अलावा वही घिसा पिटा हमारे मौजूआत हैं हमारे सामने है, लेकिन कोई ना कोई उसमें नई शुरली जो है वो उभरती रहती है न्यूज़ की सूरत में। अब मरियम साहिबा जापान गई हुई है, वो लोग कहते हैं जी इमरान खान के बगैर आप लोग का न्यूज़ शो नहीं होता। हम क्या करें? जो पाकिस्तान के इक़्तिदार पे बैठे हुए लोग हैं उनकी ज़िंदगी जो है वो इमरान खान के बगैर। अब जापान में जाके मरियम साहिबा को क्या ज़रूरत थी इमरान खान को याद करने की? उन्होंने किया, वही आपको सुनवा देते हैं। फिर हमारे बड़े सीनियर सहाफ़ी उन्होंने जो आर्मी चीफ के साथ मुलाकात की उसके मुतालिक उन्होंने बड़े इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन दिए, वो भी मैं शेयर करता हूँ। कि पहले डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, अहमद अवैस साहब, मुर्जा सोलंकी साहब, बहुत वार्म वेलकम। हमारे साथ थोड़ी देर में हमें बलूचिस्तान के शूबे में जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब भी ज्वाइन करेंगे। सदिक साहब, ज़रा मुख्तसरन अगर बता सकें आप कि क्लाइमेट चेंज का क्या रोल है, ये जो KP के अंदर सैलाबी सूरत हाल बनी हुई है, और ये पाकिस्तान में ऐसा क्यों होता है? क्लाइमेट चेंज तो हर जगह पे, और हमसे क्या खताएँ हो रही है? जो बारिश, पहले बारिश का इंतजार करते हैं, जब बारिश आती है वो सैलाब बन जाता है, और फिर इस बारिश के पानी को हम स्टोर भी नहीं कर सकते, हमारे पास डैम ही नहीं है। मेरे ख्याल में जी आपने 2-3 बड़े अहम नुकात उठाए हैं और मैं एक एक करके आपको अपना नुक्ता नज़र आपके सामने रखूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि ये बात बड़ी वाज़ेह होनी चाहिए कि पाकिस्तान, ये जो मौसमियाती तब्दीली आ रही है उसमें पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है। ठीक है, इस वक्त पाकिस्तान के जो मुल्हका कुछ ममालिक हैं उनमें से तकरीबन 45% दुनिया की कार्बन या दुनिया की वो जो गैसेस जिनकी वजह से दुनिया का टेम्परेचर बढ़ रहा है वो पाकिस्तान के हमसाये में है। तकरीबन 6 से 7 ममालिक जो हैं वो 70 से 75% दुनिया की कार्बन एमिशन कर रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसेस को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, मगर आप शूमिय किस्मत देखें कि वही 7 ममालिक जो दुनिया की इन्वायरमेंट को बर्बाद कर रहे हैं, के लिए G7 वही बने दुनिया की 85% नहीं जी, वही दुनिया की 85% ग्रीन फाइनेंसिंग ले रहे हैं। अच्छा। यानी वो पैसे जो जिसकी ज़रूरत है उन ममालिक को जो मुतासिर होते हैं हमारी तरह के,
उनको मिलने के बजाय वही बड़े बड़े ममालिक जो हैं वो ग्रीन फाइनेंसिंग ले जाते हैं। तो अब आप बताइए, कमाल नहीं है कि आप एनवायरनमेंट को तबाह भी करें और जिनको खुमियाजा भुगतना पड़े उनको पैसे भी ना मिले अपने इंतजामात करने के लिए। लेकिन चलिए इस बात को छोड़ देते हैं। अब आपके मैं ये जो आपने सैलाब की बात की, मैं कह रहा हूँ आम फैम लोगों को बताया कि सैलाब आता है केपी में, तो क्यों सैलाब बन जाता है? बारिश से ज्यादा होती है तो क्या वजह है क्लाइमेट के अलावा? जी सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में नहीं बनता। अभी आपने टेक्सास में तबाही देखी, वो भी क्लाउड बर्स्ट से हुई है। अब टेक्सास या अमेरिका से ज़्यादा तो कोई दुनिया का एडवांस्ड मुल्क नहीं है ना। तो आप ज़रा उनकी तस्वीर चलाएं तो वो तस्वीर इनसे मुख्तलिफ नहीं है। और वहाँ पे भी आज डेथ टोल देखें तो अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे, इतना बड़ा डेथ टोल तो नहीं है, मगर वहाँ का डेथ टोल भी आप देखें कितना बड़ा है। बिल्कुल। तो ये जो नया फिनोमिनन क्लाउड बर्स्ट का हो रहा है, ये यकसर मुख्तलिफ फिनोमिनन है, यानी दो किस्म की तबाहियाँ आती हैं। एक तो आती है ग्लेशियर जब पिघलता है गर्मी की वजह से, और इस स्पीड से पिघलता है कि एक सैलाबी रेला है वो नीचे आता है और पूरे दरियाओं में सैलाब आ जाता है। वो तो एक किस्म की तबाही है। मगर इस मरतबा जो हमें तबाही का सामना करना पड़ रहा है वो ये है कि वैसे तो पूरे पाकिस्तान में टेम्परेचर बढ़ रहा है, पूरे पाकिस्तान में, मैदानी इलाकों में, पंजाब में, लेकिन जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित और AJK, ये वो इलाके हैं जहां पे दुगनी से ज़्यादा रफ्तार से टेम्परेचर बढ़ रहा है। क्यों वजह? पूरे मुल्क में टेम्परेचर बढ़ रहा है। उसकी वजह यही गैसेस हैं जिनका मैंने जिक्र किया है। ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं, कार्बन की एमिशन है, जिसकी वजह से दुनिया का टेम्परेचर बढ़ रहा है। लेकिन हमारे यहाँ नॉर्दर्न एरियाज में टेम्परेचर बढ़ता है। उसके नतीजे में क्या हो रहा है? उसके नतीजे में ये हो रहा है कि समंदर से जो मॉइस्चर उड़ता है वो जाता है उन इलाकों की तरफ जहाँ पे गर्मी होती है, और क्लाउड के अंदर जो ताकत होती है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की, वो 3 से 4 गुना बढ़ जाती है। ठीक। जब आप सोचें क्लाउड जो हवा में ऐसे उड़ रहा होता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी, 3 गुना पानी आ जाए तो वो फटता है क्लाउड, जिसको हम क्लाउड बर्स्ट कहते हैं, और वो सीधा नीचे गिरता है। उसका ग्लेशियर से मेल्ट होने वाले पानी से कोई ताल्लुक नहीं होता। ठीक है। तो वो जब गिरता है तो जिन इलाकों में गिरता है वहां पे तबाही ले आता है। तो आप ये कह रहे हैं कि क्लाउड अगर बर्स्ट लाहौर में भी खुदा न खास्ता हो जाए या किसी जगह पे भी हो जाए तो यही सैलाब इस तरह के आएगा, आप ये कह रहे हैं? जी। अच्छा। इसी तरह आपने देखा नहीं, सिंध पूरा डूब गया था क्लाउड बर्स्ट से। ये चंद साल अब मैं जरा इसी हवाले से आधे से ज्यादा 2/3 सिंध। सर एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड, एक बात मैं और करना चाहूंगा सर, आपकी इजाजत। जी। वो ये है साहब के बात ये है कि क्लाउड बर्स्टिंग तो हो रही है, लेकिन पानी का जो बहाव है उसका किसी हद तक पैटर्न का तो हमें अंदाजा है कि पहाड़ों से जब आता है पानी तो उसके रास्ते में कंस्ट्रक्शंस ना की जाए। अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि उसके कंस्ट्रक्शंस नहीं सर, सिर्फ उसके रास्ते में आबादी नहीं होनी चाहिए। आबादियां बन गई हैं। पुराने जमाने में जब क्लाउड बर्स्ट कम होते थे, अब वहां पे आबादियां जो नालों के किनारे बनी हैं, वैसे ये नालों वाला सैलाब नहीं था, उनको वहां से हटा देना चाहिए। बिल्कुल ठीक। अगर वो नहीं हटेंगी तो हर साल ये तबाही आएगी और हर साल ये बर्बादी होगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सूबों को भी और वफाक को भी मिलके हाथ मिला के उन लोगों को नई जगह देनी चाहिए रिहाइश के लिए, ताकि वो तबाही के रास्ते से हट जाए। मुसद्दिक साहब, तो ये 2-3 पहली दफा 100% एग्री कर रहा हूं आपसे मैं, और इसी एग्रीमेंट के साथ आगे जाऊंगा। अवैस साहब, आपको हैरानगी नहीं होती कि इस मुल्क में कोई ऐसा लीडर नहीं आया जो इस कौम को एक बड़े डैम पे या डैमों के ऊपर लगा सके? क्योंकि यहाँ पर हमारा पानी भी ज़ाया हो जाता है, बारिशें भी आ जाती हैं, हम स्टोरी नहीं कर पाते। हम ना चले कालाबाग में 3 हरफ भेजें, आप किसी को तकलीफ है उसके नाम से, कोई लीडर बशमुल इमरान साहब, नवाज शरीफ साहब, इवन मुशर्रफ साहब बना ही नहीं सके डैम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है। बात यह है कि हमारे यहाँ एक ऐसा रवाज बन गया है। रवाज क्या बन गया है कि हम इतने मायोपिक हो गए हैं, हम इतने शॉर्ट साइटेडनेस है, इतनी हम बिल्कुल करीब की चीज़ों को देखते हैं और जिसमें हमारा इमीडिएट गेन करने का मनसब होता है, मकसद होता है, उसको सामने रखते हैं। मैं ये बिला तखसीस बात कर रहा हूँ आपकी, यहाँ अक्रॉस द बोर्ड जब प्लानिंग की तरफ आप नहीं जाएंगे। मतलब देखिए ना, अभी इस साल आप देखिए तो आज से 3 महीने पहले, अभी मुसद्दक साहब तो यहाँ बैठे हुए हैं, महकमा मौसमियात ने ऐलान किया था कि इस साल जो है बारिशें जो हैं वो आम मानसून जो है उससे 50% बारिशें ज़्यादा होंगी। अब 50% बारिशें जब ज़्यादा होंगी तो आपने
3 महीने पहले अगर कोई पूरे मुल्क के अंदर उसके लिए कोई ना कोई, और जिन सूबों पे ज़्यादा इफेक्ट होता है उन सूबों पे ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत थी। सही, वहाँ पे ये इनके कोई रेमेडियल मेजर्स किए होते, जैसे वाटर कोर्स जो है कि पानी अगर आएगा, क्योंकि जब पहाड़ी इलाके के अंदर होता ये है, जैसे आपने कहा ना कि वो क्लाउड ब्रस्ट अगर लाहौर में होगा तो वो इतनी तबाही नहीं फैलाएगा, लेकिन जब वो होगा किसी पहाड़ी इलाके में, तो पानी जब वो पहाड़ी ढलवानों से जब नीचे आता है जी जी, तो उसकी इतनी फरोशस स्पीड हो जाती है, इतनी तेज स्पीड होती है उसकी कि उस स्पीड के आगे यानी आम पत्थर जो हैं वो भी नहीं ठहरते हैं। और इसी तरह आपने देखा कि गाड़ियां, ट्रक जो हैं वो भी उसमें बह के निकल गए आगे। इसके ऊपर पाबंदी जो है या इसके ऊपर ये प्रिएम्प्टिव मेजर्स जो हैं लेने चाहिए थे, वो हमारे यहाँ रवाज नहीं है। और ये नुकसान यक्के बाद दीगरे हमारे होते आए हैं। इससे पहले भी आपने देखा कि यहाँ पे आपका ये पॉइंट आ गया, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एरियाज के अंदर बड़े बड़े, बिल्कुल ठीक, आप सही फरमा रहे। मैं जरा इसी को, मुर्जा साहब आप हुकूमत में भी रहे, एक बड़ी की पोस्ट में रहे, आप समझते हैं अंदर इनर मैकेनिज्म गवर्नमेंट के, उससे ज़्यादा बढ़कर आप सहाफ़ी हैं और आपने बहुत हुकूमतों को आते आते देखा है। कालाबाग डैम को सिंध ने मसला बना दिया, उनको इनसिक्योरिटी है कि पंजाब के अंदर जो है, पंजाब जो है वो पानी ना इनका मार ले। अभी ग्रीन इनिशिएटिव जो आया था जिसमें राजस्थान जो हमारा ये भावलपुर का एरिया है उसको ग्रीन करने का, कि वहाँ पे अगर हम डैम्स बना लें और उसको ग्रीन किया जाए, उस पर सिंध को एतराज़ हो गया। मतलब ये एतराज़ क्या है, हम एक दूसरे के ऊपर ही ट्रस्ट नहीं करते और इससे ओवरऑल पाकिस्तान का नुकसान है कि बारिशें तबाही तो लाती है, लेकिन उस बारिश का अगर फ़ायदा हम उठाना चाहें ज़्यादा बारिश का डैम की सूरत में, हम वो डैम ही नहीं बना पाते। इशू क्या है? देखें, ये जो एक दूसरे पर जो एतबार न करने के जो मामलात हैं वो हैं, लेकिन मुसद्दिक मलिक साहब आपको ज़्यादा बेहतर बताएंगे और जो माहिरीन हैं वो आपको बताएंगे कि इस वक्त जो मामला है वो जो ग्लोबल वार्मिंग है उसकी वजह से आपके यहाँ ख़ुद जो तब्दीलियाँ आई हैं उसमें पहले चित्राल और जो शुमाली इलाका जात और गिलगित बल्तिस्तान वहाँ तक मानसून नहीं जाता था, मानसून उससे नीचे रहता था, लेकिन अब वहाँ पर भी गया है। ठीक है, आपके पास जो 3 पहाड़ी सिलसिले हैं, हिंदू कुश, कराकोरम और हिमालय, ये इस खित्ते के अंदर इतने ऊंचे पहाड़ हैं कि जो खलीज बंगाल से जो बादल चलना शुरू होते हैं जी जी, वो इससे उस तरफ जा नहीं सकते। तो लिहाजा अब जिस तेज़ी के साथ ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उस हिसाब से ज़्यादा बुखारात बनेंगे, ज़्यादा बादल बनेंगे, ग्रीनरी। आपका मसला सिर्फ डैम, आपका मसला सिर्फ डैम्स का नहीं है, आपका मसला ये है कि आपके बहुत सारे इलाकों में जो ज़ेरे ज़मीन पानी है जिसको एक्वाफायर्स कहते हैं, ये अल्लाह ताला ने बहुत बड़े डैम बनाए हैं। जो अभी आपके पास डैम हैं उनसे 1000 गुना बड़े डैम जो है वो आपके ज़मीन के नीचे हैं। अच्छा, हमने उस पानी को कुछ जगहों पर बिल्कुल जो है वो 300-400 फीट तक पानी नहीं है, बलूचिस्तान में नहीं है, और जहाँ पर है उसको आपने सनती फुजले से, केमिकल से, गंदगी से उसको ख़राब कर दिया है। आने वाले दिहाइयों में जो ग्लोबल वार्मिंग है दुनिया उसको कितनी तेज़ी से पीछे करेगी वो तो मलिक साहब आपको बताएंगे, उसमें वक्त लगेगा। लेकिन आने वाले दिनों में आपका असल जो चैलेंज है पानी की कमी नहीं बल्कि ज़्यादा पानी को कैसे मैनेज करना है, बिल्कुल ये आपके लिए सबसे बड़ा मसला होगा कि आप जो एक्वाफायर्स हैं उनको साफ़ भी करें, उनको रिचार्ज भी करें। बड़े डैम नहीं बन सकते तो छोटे डैम बनाएं, लेकिन सिर्फ डैम ही मसले का हल नहीं है, इसके अलावा और सबसे बड़ा मसला गवर्नेंस का है। आप ये देखें, किसी इलाके में बुनेर हो या किसी इलाके में कुदरती आफत होती है तो आपके पास मकामी हुकूमतों का निज़ाम मफलूज है। अगर बेहतर मकामी हुकूमत हो तो वो तेज़ी के साथ कुदरती आफत के इन इदारों के साथ, सिक्योरिटी इदारों के साथ राब्ता करके उसका हल निकाल सकते हैं। जब तक ये इधर उधर से डीसी सूबे को और वफाक को काले करता है तब तक बहुत सारी तबाही हो चुकी होती है। तो आपको
जो आइन में 140A लिखा है उसको ऑपरेशनलाइज करना पड़ेगा। हमारे यहाँ जब भी जमहूरियत आती है तो मकामी हुकूमतों को दफन कर देते हैं, इस गलती को जो है वो ठीक करना होगा। ये आपकी जो बात है ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अभी जापान जो कि टेक्नोलॉजी के हवाले से बहुत आगे है, और जापान एक ज़माने में लोगों के लिए टेरर का सिंबल था वर्ल्ड वॉर 2 तक, और उसकी फ़ौज जो थी उसके वॉर क्राइम्स भी बेतहाशा हैं, आप उसको अगर देखें। लेकिन जापान ने फिर एक फ़ैसला किया वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कि जी उन्होंने अपने आप को फ़ौजी तौर पे या मिलिटरली ऊपर लेके नहीं जाना, उन्होंने अपने आप को टेक्नोलॉजिकली ऊपर लेके जाना। तो आजकल मरियम नवाज़ साहिबा बाहर गई हुई हैं, तो उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दी है वहाँ जाकर। वहाँ पे वो वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम, वहाँ की पानी मैनेजमेंट, वहाँ की सफाई सुथराई, वहाँ की एजुकेशन को समझने गई है। मैं समझता हूँ ये एक अच्छा इनिशिएटिव है कि अगर जापान या चाइना जैसी कंट्रीज़ में हम जाएँ तो तफरीक लेना जाएँ, वहाँ से कुछ सीख कर आए। तो उन्होंने लेकिन जो स्टेटमेंट दी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं चाहूँगा कि इसको ज़रा सुनवाया जाए, तो उसके बाद उस पर बात की जाए। उसके बाद फिर सोहेल वड़ाई साहब ने जो आर्मी चीफ के साथ मुलाकात की, उसका उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग एक हवाला दिया है। वैसे वो तो मैं काफ़ी अर्से से वैसे आपको बता रहा हूँ कि इमरान साहब के पास एक ही ऑप्शन है, इमरान खान का नाम तो डिस्कस नहीं हुआ उस मुलाकात में, लेकिन मैं आपको वही बताया। तो पहले मरियम साहिबा ने क्या फरमाया ये मैनेजमेंट के हवाले से सड़कों की, ज़रा। और वैसे साहब जहाँ से मैं देख रहा हूँ ना, आप लोगों की ग्रिप लूज़ होती जा रही है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून जो है ना वो पंजाब के अंदर सर तोड़ कोशिश कर रही है कि अगर वो 2024 के इलेक्शन में पॉपुलर नहीं भी थे, जब नेक्स्ट इलेक्शन आए तो अपने कामों की बेस पर वो पॉपुलर हो जाए। और दूसरी तरफ आपकी लीडरशिप जो है उसके पास कोई रास्ता इस वक्त, पार्टी आपकी तितर बितर, उसका कोई आगे पीछे नहीं है। एक वाहिद सीमेंटिंग फोर्स है इमरान खान साहब, वो बैठे हुए अंदर। उनके मुतल्लिक नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये बताया गया कि सियासी मसाइलत जो है सच्चे दिल से माफ़ी मांगने से मुमकिन है। तो मैंने तो आपको पहले ही कहा था माफ़ी तलाफ़ी करके अगर बाहर आ जाए तो अपनी पार्टी को भी संभाल लें, फिर मुल्क की खिदमत भी कर सकते हैं। क्या ख्याल है अवैस साहब, सोचेंगे कुछ इस बारे में या नहीं? जी जी बिल्कुल। देखिए बात मैं आपको बताऊं, पहले तो यहाँ से आर्मी चीफ की बात से शुरू करते हैं। वहाँ पे ब्रसल में जाके उन्होंने ये बात की है। आगे तो बड़ा हंगामा और बड़ा शोर मचता था कि इमरान खान गया अमेरिका में जाके उसने देखें नवाज शरीफ की और शहबाज के मुतल्लिक और ये बातें की और कहा कि ये लूट रहे हैं, ये फलां कर रहे हैं। और अभी मरियम की भी आपने बात सुन ली और अपने आर्मी चीफ को भी सुन लीजिए, और वो आपने बताया। जैसे मैं ये कहता हूँ कि देखिए, जब आप बात करते हैं ना माफ़ी की, अच्छी बात है माफ़ी मांगना, तो कुरान शरीफ के अंदर भी अल्लाह ने बड़ा इसको रुतबा दिया है कि अगर आप अपने गुनाह से तौबा कर लें और माफ़ी मांग लें और आइंदा अपना इरादा करें और कहें कि मैंने ऐसा आइंदा ये चीज़ नहीं करूँगा, तो अल्लाह को बहुत ये चीज़ पसंद है। कोर्ट कह रहा है कि आप 90 डेज़ में इलेक्शन करें, सुप्रीम वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि 90 डेज़ में इलेक्शन होंगे, लेकिन वो कह रहे नहीं होंगे और नहीं कराया, आइन को तोड़ दिया। पहले यहाँ से बिगिनिंग हुई है। जब ओथ लेते हैं, आर्मी चीफ ने भी ये ओथ लिया होगा, बाकी ऑफिसर्स ने भी ओथ लिया होगा, उसमें लिखा है एक बड़ा स्पेशली इन्होंने एक सेंटेंस है उसके अंदर, जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन का है कि आई विल अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, वहाँ आगे लिखा हुआ है कि आई शैल नॉट इंडल्ज माई सेल्फ इन पोलिटिकल एक्टिविटीज़। तो अब इस बात की कौम से माफ़ी उनको भी मांगनी है। अगर इमरान खान माफी मांगेगा, तो इमरान खान का नाम तो नहीं लिया आर्मी ये चीफ ने, तो मैं आपको बता दूं किसी भी स्टेज के ऊपर एक जनरल नहीं बात लिया, हो रही थी। मैं ले रहा हूँ नाम, आप नाम ले नहीं देखिए ना, मैं कह रहा हूँ उन्होंने नाम नहीं लिया, आप सवाल ये कह है रहे थे कि उन्होंने बात नाम तो- लिया होगा। बात तो मरियम वो- नवाज साहब ने नाम भी नहीं लिया, लेकिन उनका इंडिकेशन नहीं मैंने कहा नाम नहीं लिया, मैंने कहा जी उसी तरफ मैं ये अगर मैं रिकॉर्ड बात कर सेट रहा कर हूँ, दूं। मैं भी इसीलिए बात कर रहा हूँ ठीक है कि देखिए अब इसके ऊपर मैं रिस्पॉन्स सिर्फ ले ये लूँ बात जरा कर रहा हूँ, गवर्नमेंट का। आपको आपने सुनने की इतनी ये बात इस- कर दी, मैं जरा इस पर रिस्पॉन्स ले लूँ काइंडली। आपने कम अल्फाज में बहुत काफ़ी ज़्यादा बमशेल कर दिया है वैसा, तो अगर मैं इस पर रिस्पॉन्स ले नहीं लूँ। बमशेल नहीं है ये, मैं एक हकीकत बयानी है, नहीं तो इसमें बमशेल मेरी कोई नहीं माफी है। का आपको कहा जा रहा है, मैं कह रहा हूँ, पूछ रहा हूँ आपसे, तो आप कह रहे हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट वाले भी माफिया मांगे। चले ये पूछते मुसद्दिक साहब, माफियों से अगर मसला हल हो जाए तो किस किस को माफी मांगनी चाहिए? चले पुट इट दिस वे, अगर इस मुल्क के अंदर एक हार्मनी हो जाए आपस में हमारे, किस किस को माफी मांगनी चाहिए मुसद्दिक साहब? देखें, मैं तो काफ़ी परेशान हुआ हूँ अहमद अवैस साहब की बात सुन के। उसकी वजह ये है कि यही वो रवैया है जिसकी वजह से हम आज तक यहाँ पे पहुँचे हैं। यही वो रवैया है जिस पे उन्होंने पहले भी कहा था। अहमद अवैस साहब कह रहे हैं कि वो माफ़ी मांगें। अभी जब जंग हुई है और फ़ौजियों ने अपनी छातियों पे गोलियां खाई हैं,
और आपके पूरी दुनिया के अंदर नाम और वक़ार जो है वो बुलंद हुआ है, और जिस तरह इस मरतबा चीफ़ ने जंग लड़ी है, जिसके बाद उन्हें फील्ड मार्शल बनाया गया है, आप सब कुछ भूल जाते हैं घड़ी भर में। एक घड़ी नहीं लगती आपको। कभी आप कहते हैं हम कब्र तक इनको आप पीछा करेंगे, मैं इसका जवाब दूंगा बाद में। कभी आप कहते हैं कि इनको हमसे माफ़ी मांगनी चाहिए, जी ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है। कभी आप कहते हैं कि इनको हमसे माफ़ी मांगनी चाहिए। आप मुझे ये बताएं कि इलेक्शन कमिश्नर लगे हुए थे चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ, आप बेशक इल्ज़ाम लगाएं इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर, जिसने जो अदालत में गया था, जिसने इलेक्शन नहीं करवाए या वक्त से नहीं करवाए, आप ज़रूर इल्ज़ाम लगाएं। लेकिन जब आप इलेक्शन कमिश्नर की ज़िम्मेदारी जो है वो फील्ड मार्शल पे या चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ पे डालते हैं, तो आप प्रोवोकेशन तो खुद कर रहे हैं। और ये कोई एक बात नहीं है, आपने बच्चे बच्चियों की उनकी तस्वीरें लगा के अपने ऑफिशियल अकाउंट से उनको मिलाइन किया। आपने जनरल सरफराज जो आपके इसी तरह आफतज़दा इलाकों का दौरा करने गए हुए थे, जब उनकी शहादत हुई तो उनके ख़िलाफ़ क्या कैंपेन चलाई। ऐसी एक अजीब सी बात है कि आप लोग ऐसे जैसे मुल्क को चाहते हैं कि वो कोई दुश्मनी कर ले, फ़ौज की दुश्मन बन जाए। ये तो आपकी पूरी कैंपेन्स के बावजूद जवान जो हैं वो जब सीनों पे गोलियां खाते हैं तो फिर अवाम आपकी बातों में नहीं आती, और अवाम आपकी बातें अब नहीं सुन रही है, लेकिन आप फिर भी बात करने से बात नहीं आ रहे हैं। सदिक साहब, वो ये तो ऐसा है, एक बात है, ये जो जिस माफ़ी का अवैध साहब मुतालबा कर रहे हैं ना, वो तो देखें उसमें तो फिर सब इमरान साहब को उस गुनाह पे ही माफ़ी मांगनी पड़ेगी जो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर पहले नवाज शरीफ साहब को गिराया, धरने कराए, उसके बाद हुकूमत ली। तो इमरान साहब की तो फिर माफिया दो बनेंगी, 9 मई तो अपनी जगह पे और वो वाला अपनी जगह पे। लेकिन मैं अगर यही सवाल आप लोगों की इजाजत हो तो मुर्जा सोलंकी साहब के सामने देखिए, बात ये मैं दोबारा अगर एक सेकंड कंप्लीट कर लें। देखिए, अगर आप तारीखी पस मंज़र में मियाँ नवाज शरीफ ने कहा था कि आप बेशक माफ़ी तलाफ़ी छोड़ें, जी। आप एक ट्रूथ और रिकन्सिलिएशन का मैकेनिज़्म बना लें, तो बना लेते उस वक्त आप। इसमें क्या था, सच्चाई सामने आ जाए, हम आपस में बैठ जाएं, आपस में बैठ के बात कर सकें। इल्ज़ाम तराशी और जिस तरह की गुफ्तगू की जाती है वो इतनी पोलराइज हो जाती है कि उसके बाद कोई एक डिसेंट कॉन्वर्सेशन करनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। लेकिन सर बात यह है कि मैं आप लोगों के इस आर्गुमेंट से एग्री नहीं करता कि अगर कन्वर्सेशन का म्यार जहां भी चला जाए आपके हिसाब से, आप खड़े रहे यार, फर्म खड़े रहे। ऐसी बातें होती, मैंने हिंदुस्तान में गया था, वहाँ पे सारे पड़ गए थे मुझे, इंटरनेशनल वो वहाँ पे था एक उनका NGO जहाँ पे सारे एक्स जनरल्स आए हुए थे, तो बात आपने करनी होती है। ये ना कह के कोई दामन, आपने हालांकि बड़ा अच्छा आर्गुमेंट दे दिया सदिक साहब, एंडिंग ये ना किया करें, आपको एज अ ब्रदर कह रहा हूँ मैं कि यार वो आर्गुमेंट जैसा भी हो, गो फॉर इट, यू नो, ऑन द फ्रंट पे जाया करें। आप जरूर आर्गुमेंट देखें, आप जरूर नहीं देखिए, बात सुने, आप जरूर आप आर्गुमेंट दें, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक बाकायदा कैंपेन की शक्ल में वो लोग जो आपके बच्चों को बचाने के लिए गोलियां खाते हैं उनके खिलाफ कैंपेन, इदारों के खिलाफ कैंपेन ना करें, उनके सरबराहों के खिलाफ कैंपेन ना करें। आप जरूर बाकी अपना इजहार करें, अपनी गुफ्तगू करें, इसमें कोई हर्ज नहीं। बिल्कुल ठीक है। मुर्जा सोलंकी साहब, ये जो रेफरेंस आया माफ़ी वाला के सच्चे दिल से माफ़ी मांग ले, मैं तो समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा रेफरेंस है। मैं तो खैर अवैध साहब को हर प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म पे कह चुका हूँ कि अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रही, रियल पॉलिटिक्स में भी आप जो है किसी तरीके से बाहर निकले तभी कुछ कर सकेंगे आप। ठीक है, ये एग्री नहीं करते मुझसे। सर व्हाट्स योर टेक? इससे पहले मुझसे जवाब अगर ले लेते ना तो ज़्यादा अच्छा रहता। इससे पहले मुझसे जवाब ले लेते। आप दे दें चले सदिक साहब का जवाब, लेकिन 1 मिनट में दीजिएगा, कोई फिर वो उनका भी राइट आ जाएगा बोलने का। जी फरमाइए। मैं देखिए, मैं आपको बताऊं कि बात यह है कि ये आपने इन्होंने इलेक्शन कमीशन की बात की, जब लार्जर बेंच बैठा हुआ था और वो इमरान खान के खिलाफ फैसला किया था कि ये असम्बली जो है, ये नो कॉन्फिडेंस जो है वो इन्होंने गलत तरीके से किया था और वो फैसला उनके खिलाफ हुआ और हुकूमत बदल गई। वहाँ पे फैसला करने से पहले उन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशन को अदालत में बुलाया था, सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, मैं वहाँ मौजूद था, एज एडवोकेट जनरल भी वहाँ पे, और वहाँ पे उन्होंने पूछा कि आप ये बताएं कि अगर इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं तो आप कितनी देर में इलेक्शन करवा लेंगे, आपकी क्या प्रिपरेशन है, यू शुड बी प्रिपेयर्ड एवरी टाइम। तो उन्होंने आगे से जवाब दिया कि ये जो फलां हमारी प्रॉब्लम थी, लेकिन 5 to 7 मंथ्स में हम तैयार हैं इलेक्शन कराने के लिए। ठीक है, ये बात है अप्रैल 2022 की। तो आप कह रहे हैं उन्होंने गलत प्ले किया? बताइए, अप्रैल 2022 पॉइंट आ गया, मैं आपका पॉइंट समझ गया। सुनिए नहीं, अभी एक बात तो सर क्विकली कर दे, टाइम की किल्लत है। अब उसके बाद आप देखिए, कायदा
मैं देखिए ना, मेरी थोड़ी सी बात, अब मुसद्दक साहब ने की बात कहाँ से कहाँ ले गए, तो मैं उसके जवाब तो दे दूँ उनको। मैं अब उसके बाद देखिए, अब वो कायद आज़म 1948 में बीमार थे, उनका मैसेज जो है वो कमांड स्टाफ कॉलेज में पासिंग आउट के ऊपर उनका मैसेज गया था, और उस मैसेज में उन्होंने कहा पॉलिटिक्स में हिस्सा ना ले, माय मैसेज टू द आर्म फोर्सेस। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप नहीं, मैं उन्होंने कहा था कि देश, हाँ उन्होंने सारे प्राइम मिनिस्टर्स ने करवाया, इमरान खान साहब समेत। सर ये भी अब ये सारी नहीं, सवाल ये है, देखिए ना, बात ये है कि आप ये ना कहें, ये जो जिस तरीके से सर आपका पॉइंट आ गया, वैसा फिर किसी की बारी नहीं आएगी। सुनिए एक मिनट, आसमा जलानी केस के अंदर महमूद रहमान की फैसला जो आया था, उसमें उन्होंने बिल्कुल ठीक है, जब याह्या खान का मार्शल लॉ था, उन्होंने कहा कि यूजर पर रिमेन द यूजर पर। ये सब माजी में हुआ ना, उसके बाद भी 2018 में फिर क्यों इमरान ने गलतियां की। चले मुर्जा साहब, बहुत सारी बातें माजी की बात है, इलेक्शन का लेट होना भी आपके सामने हुआ। देखिए सुनिए मेरी बात सुन लेना, एक मिनट एक बात और, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए इमरान खान जब हुकूमत थी, सुनिए मेरी बात सुन लेना, देखिए मेरी बात सुन लेना, देखिए मलिक साहब, इमरान खान की हुकूमत थी ना, तो उस वक्त फौज जो थी वो इट वाज द लिम्ब ऑफ द गवर्नमेंट, और वो हक था, प्राइम मिनिस्टर जो है वो कमांड करता है, और वो तमाम इमरान खान कमांड कर रहे हैं उसमें, फौज लिम्ब ऑफ द गवर्नमेंट है सर, नॉट दैट के लिम्ब ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो आके कमाल आर्गुमेंट है। वैसा मुझे ब्रेक, एक मुर्जा भाई ब्रेक के बाद बात करेंगे, अब आप ब्रेक के बाद इसी का आपने जवाब देना, मैं ब्रेक के बाद आऊंगा। वैसा बहुत लंबी बात हो गई, कहने का मतलब है जब इमरान खान साहब अगर बन जाए, खुद वो कह रहे थे जी वो तो मेरे बिग बॉस थे, किंग बाजवा थे, अगर वो बन जाए कठपुतली तो वो आप कह रहे हैं लिम्ब ऑफ द गवर्नमेंट, कोई और बन जाए तो आप कह रहे हैं इंटरफेरेंस हुई। ये इंटरेस्टिंग एनालिसिस दिया वैसा आपने। एक ब्रेक के बाद जरूर मुर्जा साहब से पूछेंगे क्योंकि उनके सामने इलेक्शन भी डिले हुए और ये माफिया मांगनी है, तो फिर किस किस ने मांगनी है। एक ब्रेक जी। मुर्जा साहब योर टेक सर, जो बात चल रही थी माफी, इलेक्शन लेट, एवरीथिंग, किस किस को माफिया मांगनी चाहिए सर? देखें अवैस भाई जो हैं वो क्योंकि माहिर कानून हैं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो चीफ इलेक्शन कमीशन ने जो मौक़िफ़ रखा उसके हवाले से उन्होंने एक किस्सा बताया जिसमें बकौल उनके, और ये बात दुरुस्त है, जब उनसे पूछा गया कि अगर इलेक्शंस अब कराए जाएं तो कितने अरसे में आप करा सकते हैं, तो उन्होंने कहा जी 5-6 महीने में। ये बात है मार्च अप्रैल 2022 की। ठीक है। 8 मार्च को तहरीक अदम एतमाद पेश हुई थी, 10 अप्रैल को खान साहब की छुट्टी हो गई थी। लेकिन आप ये ना भूलें कि खान साहब ने पाकिस्तान के अंदर एक आदमशुमारी का, मरदमशुमारी का प्रोसेस शुरू कराया था, जो कि उनकी हुकूमत ख़त्म होने के बाद भी चलता रहा, और जो पीडीएम की हुकूमत आई उस वक्त वो मुकम्मल हो चुका था, और जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है उन्होंने उसको मंजूर कर दिया था। जब वो मंजूर हो गया और वो पब्लिश हो गया, ऑफिशियल हो गया, तो उसके बाद मैं चाहूँगा कि उनके पास तो आइन होगा, आर्टिकल 51 का 5 पढ़ लें, जिसमें लिखा है कि जी कौमी असम्बली की जो नशिस्तें हैं सूबा असम्बली की, ये आखिरी जो पब्लिश्ड सेंसस है उसके तहत तब्दील की तकसीम होंगी। ये तो ये आ गया पॉइंट। तो बात ये है कि जब अब माफियों पे आ जाए तो ये हाँ, तो ये बात जो है ये मुमकिन नहीं था कि डिलिमिटेशन के बगैर इलेक्शंस हों, क्योंकि ये आइन की खिलाफ वर्जी होती। और 8 फरवरी का जो इलेक्शन है, इनके महबूब सदर आरिफ अलवी, चीफ इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ने मिलकर किया था। तो अगर शिकायत करनी है तो उन अलवी साहब से माफिया कौन मांगे? की जो बात कर रहे हैं, माफी की बात सुन लें। जो वड़ाइच साहब का जो आर्टिकल है वो आपके सामने होगा, मैं कोट करता हूं। सियासी हवाले से किए गए सवाल पर उन्होंने कहा कि सियासी मसलिहत सच्चे दिल से माफी मांगने से मुमकिन है। उन्होंने ये नहीं कहा कि आर्मी चीफ से या फील्ड मार्शल से आके माफी मांगे। अगर इसमें यहाँ लिखा है तो मुझे बता दें। लेकिन जो अडियाला अली सरकार है उन्होंने पहले ही साफियों से कह दिया है कि आए जी मुझसे माफी मांगे। तो एक लंबी कतार है अडियाला जेल के बाहर, लोग इंतजार में हैं कि कब वडे साहब जो है वो इजाजत देंगे तो हम आके तरले मिन्नत करें। ये लोग बिल्कुल एक अपनी ही दुनिया के अंदर एक शिज़ोफ्रेनिया में रहते हैं, जो
समझते हैं कि जो यूट्यूबर बाहर जो मफरूर मस्खरे बैठे हैं, जो कहानियां सुना रहे हैं, दुनिया उसके गिर्द चल रही है। बिल्कुल ठीक। मुसद्दिक साहब, योर टेक, माफियों पे आपने बात नहीं की, कुछ कहना चाहते हैं मजीद फर्दर आप? मैं कह रहा हूँ सभी माफी मांग लें एक दूसरे। देखिए, मैं तो आपको पहले ही मैंने एक नुक्ता नजर आपके लेकिन सामने शायद रखा है 9 कि मई की मान माफी लें ना हो सके। सारी बात अहमद अवैस, जी बोले सॉरी, मान लें आप तमाम बातें अहमद अवैस साहब की कि जनाब इलेक्शन कमिश्नर चले गए, इलेक्शन कमिश्नर ने ये कह दिया, अदालतों ने ये कह दिया, मान लें ये तमाम बातें, मान लें वो भी तमाम बातें जो हमारे दोस्त सोलंकी साहब कह रहे हैं, या बेशक ना माने आप उनकी बातें, ये मर्दमशुमारी वाली। सवाल ये पैदा होता है कि इलेक्शन कमिश्नर अगर जाके अदालत में ये कहता है तो इसमें चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कहाँ से आया है? आप खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि इलेक्शन कमिश्नर ने जाके ये कहा, सोलंकी साहब कह रहे हैं सही कहा, आप कह रहे हैं गलत कहा, या आप दरमियान में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ किधर से ले आए? और ये जो आप बार बार मुतालबा कर रहे हैं, कि वो माफ़ी मांगें, भाई किस चीज़ की माफ़ी मांगें? अभी आप लोगों ने हम पे आर्टिकल 5 लगा दिया जिस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा था। हमारे भाई हैं, उस वक्त लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने खड़े होके ये कह दिया कि ये गद्दार हैं, इन पे आर्टिकल 5 लगता है, इनका वोट ही काउंट नहीं हो सकता, ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। आप अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं। यानी अगर ऐसी बात हो रही है तो आप मुझे ये समझा दें कि जो आप माफ़ी के तलबगार हैं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के, वो आप किस चीज़ की माफ़ी के तलबगार हैं इस वक्त? उन्होंने किस वक्त जाके अदालत में बोला इलेक्शन ना करवाओ? आप इलेक्शन कमिश्नर पे बाहर चाहे जाके बेशक मुकदमा कर दीजिए। इमरान साहब ने जो करना कराना था वो कर दिया बाजवा साहब के साथ, मेरा ख्याल था उस वक्त हिसाब हो गया था बराबर। इसका जवाब मैं दे रहा हूं। नए आर्मी चीफ आते हैं, उनसे इलेक्शन आप मांगते, बस खत्म होगी थी बात, बजाय उसके कि आप उनके खिलाफ। जी बताइए, वैसा फरमाइए। देखिए बात सुने, ये जो बात कर रहे हैं ना, ये तो मैंने सिर्फ एक वो सुप्रीम कोर्ट का एक वाकया शुरू का बताया था। वही इलेक्शन कमीशन और दोबारा जब सुप्रीम कोर्ट में केस लगा, लार्जर बेंच बैठा, जो स्ट्रिक्टली इलेक्शन के डेट फिक्स करने के लिए था कि 90 दिन में इलेक्शन होने हैं, उस वक्त फौज ने आके अदालत में ये कहा कि जनाब इंडिया के हमले का खतरा है, हम अपने फौजी यूनिट जो है नहीं भेज सकते। सुप्रीम कोर्ट को हमें मिलकर रोना चाहिए कि उन्होंने जवाब क्यों एक्सेप्ट कर लिया। बात तो ये हो रही है। मैं सुने ना जरा वो मैं यही बताने लगा आपको। कोर्ट जो है वो सिर्फ पंजाब में और उसके बाद सुने, उसके बाद सुने इलेक्शन, और उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा सूबा नहीं है, वहां नहीं हुकूमत टूटी थी। हाँ जी, नहीं वो नहीं टूटी थी। देखे मेरी बात सुने, पूरी बात सुने। अब ऐसा आप जब तक सांस ले लें, मैं जनरल साहब से एक मिनट क्विकली एक बात पूछ लूं, आप पानी पी लें जरा, दोबारा आता हूं। वैसा आप मेरी बात पूरी सुने, याद देखें हुकूमत तोड़ी थी। नहीं मेरी बात इसका पूरा जवाब लेने में जी क्विकली सर, अब ऐसा बोल लें। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, आप ही की तो बात सुन रहे हैं पिछले आधे घंटे से। रिफ्यूज कर दिया अदालत को। देखिए मेरे जो सोलंकी साहब ने जो बात की है, मैं उसी का जवाब भी दे रहा हूँ। उसके बाद ये हुआ कि इलेक्शन डेट जो है वो इस टाइम गुजार गया, 1 साल ऊपर किया इन्होंने। केस करते थे सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी थी। वैसा आपका पॉइंट आ गया कि ये वाहिद इलेक्शन था जिसमें फौज नहीं, मेरी बात सुने, आप और सुन लेना, आगे सुने, 2018 में तो आगे सुने ना, अंदर थी। आगे सुने, जी फरमाएं, आगे सुने। 8 फरवरी को इलेक्शन होते हैं। 8 फरवरी के इलेक्शन में रिगिंग सारी एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं की, रिकॉर्डेड है। अब ये कौन नहीं लेके आता? तो आपको इसको साबित करना पड़ेगा। ऑब्वियसली अगर रिगिंग उन्होंने की है, साबित करें, जिस तरह इनको साबित करना पड़ेगा 18 में जो रिगिंग हुई है। साबित कौन करे सर? कौन करे? मैं तो यहाँ बैठ के फैसला नहीं कर सकता, इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनेगा उसके लिए। एक मिनट वैसा, आप तीनों एक मिनट एक चीज सुनने, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वैसा। वैसा ये ऑनगोइंग मामला है, इसमें दोबारा बात कर लेंगे। लेकिन एक और बड़ा है मसला, मैं उससे बात करना चाह रहा हूँ। जनरल साहब सॉरी, आपको काफी देर वेट कराया। मुझे बताइए कि ये हैरानकुल बात है, एक प्रोफेसर उस्मान काजी जो है वो हायर यूनिवर्सिटी से पाकिस्तान की पढ़े हुए, और वो सहूलतकारी करें दहशतगर्दी की। व्हाट इज द मैसेज? हमारे लिए क्या पैगाम है? ये कहां तक दहशतगर्दी फैल गई हुई है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहिद साहब, थैंक यू वेरी मच कामरान शाहिद साहब फॉर द इनवाइट, और तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को मेरा सलाम। देखिए, दिस इज अ सीरियस एप्लीकेशन। ये क्लासिक एप्लीकेशन है हाइब्रिड वॉर की जी, और उसके बीच में ये जो सबवर्जन का केस सामने आया है, एक सबवर्टेड माइंड,
दैट टू, और बलूचिस्तान की सबसे जो टॉप नॉच आप कह लीजिए, टॉप लिस्टेड यूनिवर्सिटी ब्यूटन के बीच में, और उसका पाया जाना ये जाहिर करता है कि बड़ी डीप एप्लीकेशन हुई हुई है हाइब्रिड की, और जो स्पॉन्सर स्टेट है दैट इज इंडिया, उसने कितना इम्पैक्ट किया है जी इस चीज को थ्रू देयर क्लाइंट्स। अब क्लाइंट्स जो है वो सबवर्जन में उनके मौजूद हैं, उनके हमारे यूनिवर्सिटीज में मौजूद है, हमारे स्कूलों में मौजूद है। तो ये चीज जाहिर करती है कि एक तो ह्यूज इन्वेस्टमेंट हुई है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी और इन टर्म्स ऑफ एफर्ट, और सबवर्टेड माइंड जो है ना जी वो बहुत ही डेंजरस फिनोमेना है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि जब हाइब्रिड की एप्लीकेशन होती है, एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान बीइंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पाकिस्तान इज द टारगेट। और जब एक सबवर्टेड प्रोफेसर, एक डॉक्टर, वो पीएचडी जिसको स्टेट ने मां से भी बढ़कर पीएचडी कराई, डॉक्टर बनाया, उनकी वाइफ इज अ ग्रेड 17 ऑफिसर, वालिद एक टीचर, तो वो पैसों की खातिर कितना दे कैन गो डाउन। इट हैज नथिंग टू डू विद आपके ख्याल में ये पैसे की खातिर किया या उसने एक उसकी भी अपनी ब्रेन वॉशिंग हुई थी प्रोफेसर की? नहीं, देखिए ये शुरू तो पैसे से ही होता है ना जी काम, उसके बाद इंटिमिडेशन, कोरियन, देयर आर 1001 मींस उसके, आई डोंट नो किसको कैसे हो सकता है ब्लैकमेल किया, बट हैविंग सेड दैट उसने नुकसान बहुत पहुंचाया, वो आगे बढ़ता चला गया, वो आगे बढ़ता चला गया। अब जो क्वेटा रेलवे स्टेशन का जो धमाके की रेफरेंस आ रहा है और जिस तरीके से उसने स्पोर्ट और अपडेट किया है, तो इसके हाथ खून से रंगे हुए बलोचियों के, इसके हाथ खून से रंगे हुए पाकिस्तानियों के, तो ही इज नॉट अ पाकिस्तानी, उसको तो आई थिंक ही हैज डन टू मच। जनरल साहब, आपके ख्याल में ये तो एक पकड़ा गया, इस तरह के तो और भी हो सकते हैं लोग जो हमारी सोसाइटी के अंदर है और जो हमारे खिलाफ हमारी जड़ें काट रहे हैं? जी बिल्कुल हो सकते हैं। इन्हीं के लीडर्स और सपोर्टर्स और बेटर्स जो है वो इंडिया में इलाज कराते हुए पाए गए हैं, अफगानिस्तान के बीच में पाए गए हैं। जब हमारे ऊपर बुनियानुल महसूस हो रहा था तो इनके दोस्त अहबाब और इनके जो बड़े हैं उनको आपने देख लिया इंडियन चैनल्स के ऊपर, देयर कनेक्शन विद इंडिया, उनका जो कनेक्शन है, और आई थिंक अभी तो बहुत खुल के सामने आ गई है। हैविंग सेड दैट, जब तक हम अपना, वो कहते हैं ना एवरी सिटीजन, जब मैं एक बात कर रहा था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो उसने फिर एक रोल भी प्ले करना है। एवरी इंडिविजुअल ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल सही हैज टू एक्ट एन इंडिपेंडेंट आर्मी इन इटसेल्फ इन अ वे कि उसने अपने आप को अपने इर्द गिर्द। सर, आपके साथ तफसील से बात करेंगे क्योंकि ये तो मामला जो है ना बलूचिस्तान का, ये एक पूरा प्रोग्राम मांगता है। बट थैंक यू सो मच मेजर जनरल जाहिद महमूद साहब, आपने अपना इंटेक दिया इसके ऊपर। लास्ट 30 सेकंड में मैं चाहता हूं कि अवैस साहब आपका भी कुछ शिकवा ना रह जाए मुझसे, मेरे शो से और खुद से, क्योंकि टाइम अनलिमिटेड नहीं होता। सर 30 सेकंड आपके पास, 30 सेकंड बाकी के बाद 30। बताइए अवैस साहब, दो टोक क्या बात कहना चाह रहे हैं आप? माफी नहीं मांगी। देखिए 8 फरवरी को इलेक्शन हुए, ठीक है, और उसके बाद अगला महीने में सेनेट के इलेक्शन हुए। सेनेट के इलेक्शन में ये नकवी साहब को किस हिसाब से सेनेट का सेनेटर बनाया गया? ही वॉज अ नॉन पॉलिटिकल फिगर, इसलिए उनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया था। और सारी पॉलिटिकल पार्टी, ये तो आप पूरी हिस्ट्री आपने बयान कर दी, पॉइंट आ गया, अपने कैबिनेट छोड़ के पॉइंट आ गया। एस्टैब्लिशमेंट की जितनी कह रहे हैं वैसा साहब, नहीं कहने से क्या बात है, ये हमारी मेरे पास तो कोई सबूत नहीं है, पूछ रहे जी साहब। सवाल तो ये है जो हमारे सामने है, जो उसको जुटाया नहीं जा सकता थ्रू आउट। जिस दिन आज मैं, ये मेरी बात तो करने नहीं दे रहे, बोले सर। शाहिद साहब, जब मैं जिस दिन चीफ की अपॉइंटमेंट हो रही थी और मैं आपके टेलीविज़न प्रोग्राम पे आया, उस दिन पीटीआई ने आपके टेलीविज़न प्रोग्राम पे क्या कहा था? उन्होंने कहा था हम इस चीफ को कंट्रोवर्शियल कर देंगे, इसको चीफ नहीं बनने देंगे। ये तो जलसा उन्होंने कहा था, ठीक है। ये इनकी को वो थोड़े पुरानी बात है, ये पुरानी, वो अलग बात है, ये यही है इनका, बात नहीं है। ये इनका, मुझे ब्रेक में कहा जा रहा है, मैं कोशिश करता हूँ आपसे बात दोबारा कर सकूँ आके। ये बात आपकी सही मुसद्दिक साहब कि वो तो चीफ की तैनाती से पहले ही कंट्रोवर्शियल कर दिया गया था। ये इटसेल्फ बहुत बड़ा वैसे क्राइम है। लेकिन एक ब्रेक लेंगे, कोई दामन वक्त में गुंजाइश ही नहीं। कल तक इजाजत।